नेक्स्ट है फिजिबिलिटी, जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिजल्ट। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एमफिल कर रहे हैं तो आप मतलब बहुत ही ओरिजिनल डिस्कवरी करें, बिल्कुल नया इन्वेंशन ही करते। बस ये है कि आप जो भी करें वो फ्रेश होना चाहिए, एक जेन्युइन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए नॉलेज का, और सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि आपकी जो डिसर्टेशन है वो यूनिवर्सिटी में रखी जाएगी, लाइब्रेरी में रखी जाएगी, तो उसको दूसरे बच्चे भी पढ़ेंगे। और यदि आपके टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चों को अट्रैक्ट कर सके, जो उन्हें इंपॉर्टेंट लग सके, तो आपकी 4-5 साल की मेहनत जो है उसका कोई फल नहीं निकलेगा। और साथ ही साथ जो पब्लिशर है उनको भी अट्रैक्ट करना चाहिए आपका काम, आपका वर्क। एक अच्छी डिसर्टेशन का टेस्ट तब होता है जब वो एक बुक के फॉर्म में पब्लिश हो और लोगों के बीच वो पॉपुलर हो जाए। नेक्स्ट है प्लानिंग द रिसर्च प्रोग्राम। रिसर्च के लिए हमको क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी। सिलेक्शन जब हम कर लेते हैं टॉपिक का, तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप होता है। प्लान के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम कुछ भी काम करते हैं, हम शादी ऑर्गेनाइज करते हैं, हम बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, हम कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं किसी काम को करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले। तो इसमें भी प्लानिंग होगी, क्योंकि एक्शन विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। एक रिसर्च पेपर या थीसिस लिखने से पहले बच्चे को पर्याप्त समय दिया जाता है कि वो सोचे समझे और ऑर्गेनाइज करे कि उसे कैसे लिखना है। वो बहुत सारी चीज़ें पढ़े, मटेरियल्स को कलेक्ट करे, नोट्स बनाए, अपने विचार को अच्छे तरीके से अरेंज करे और उसको पेपर में अच्छी तरीके से उतारें। तो ये उससे आशा की जाती है कि वो एक बहुत उम्दा क्वालिटी का जो काम है वो करके दिखाएगा। ये सच है कि बीच बीच में उसके सुपरवाइज़र उसको गाइड करेंगे, सलाह देंगे, लेकिन जो असली में जो जिम्मेदारी है वो उसी की है। सारी जिम्मेदारी रिसर्चर की ही होती है। तो आपको ही ब्लेम किया जाएगा कि अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं है, आपने अपने विचारों को अच्छे से नहीं लिखा है, या सबमिशन में आपने देर कर दी, तो आपको ही गलत ठहराया जाएगा। और पढ़ते हैं जब आप लिखते हैं, बहुत सारे राइटर्स बुक्स के संपर्क में आते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा क्या कि ये पीएचडी थीसिस क्या चीज़ है। आप ज़रूरी जानकारी नहीं हटा सकते, एसेंशियल डिटेल्स नहीं हटा सकते, और ऐसा नहीं कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही उठाकर रख दी। आपको माइनर डिटेल्स भी कभी कभी बतानी पड़ सकती है, क्योंकि उसके बिना शायद वो आपका स्टेटमेंट पूरा ना लगे। इसलिए आपको टाइम शेड्यूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको जो टाइम अलॉट किया गया है उतने में ही आप अपना काम पूरा कर लें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपका प्रोडक्ट जो है वो इन्फीरियर होगा। आर सजेस्टेड अलोकेशन ऑफ टाइम इज एज फॉलोज। फर्स्ट है डिफाइनिंग एंड लिमिटिंग प्रॉब्लम, कंसल्टिंग सोर्स मटेरियल एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये 50% काम है, ये आपका 15 मंथ्स में हो जाना चाहिए। और सेकेंड, जो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट है, आप ये करोगे तो 30% काम पूरा होगा और ये 9 मंथ्स में हो जाना चाहिए। थर्ड जो है वो है सेकेंड ड्राफ्ट, इंक्लूडिंग फुट नोट्स, रेफरेंसिंग एंड रिवीजन ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट। ये 10% होगा, ये 3 मंथ्स में हो जाना चाहिए। फोर्थ है फाइनल ड्राफ्ट, एडिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड रिवीजन ऑफ लैंग्वेज। 5% है, ये 1.5 मंथ में हो जाना चाहिए। फिफ्थ जो है टाइपिंग एंड बाइंडिंग, प्रूफ रीडिंग इंक्लूडेड, ये 5% होगा, ये 1.5 मंथ में हो जाना चाहिए। तो ये टाइमलाइन है। द रिसर्चर में एडजस्ट द टाइम एलोकेशन अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस। अब जो सेकंड टॉपिक है वो है फॉर्मेट ऑफ अ थीसिस और डॉक्टोरल डिसर्टेशन। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी का बिगनिंग, मिडिल और एंड होता है, तो उसी प्रकार से थीसिस का भी होगा। जब आप थीसिस लिखोगे ना, तो आपके जो आइडियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट दिखेगा, और वो आपको दिखाना भी पड़ेगा, मतलब कि आपका विचार पहले कैसा था, फिर बीच में कैसा हुआ, फिर अंत में कैसा हुआ। आपको पर्पस बताना पड़ेगा अपनी रिसर्च का, उसका यूज़ क्या है, और मेथड्स आपने जो अडॉप्ट किए हैं वो भी आपको बताने पड़ेंगे। तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है थीसिस का वो यहाँ पर दिया गया है। पहला है प्रीफेस, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी ऑफ द थीसिस, कंक्लूजन, अपेंडिक्स, फुटनोट्स और बिब्लियोग्राफी। इसको अब हम एक एक करके देख लेते हैं। प्रीफेस में आप पर्पस लिखेंगे और उसका यूज़ लिखेंगे, और जहाँ जहाँ से आपने डाटा लिया है उनको आप मेंशन करोगे, वहाँ एक्नॉलेज करोगे उस सोर्स को। छोटा होता है प्रीफेस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज में, और लास्ट में आप सिग्नेचर, डेट लिखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स, इट कंटेन्स द ब्रेकअप ऑफ द थीसिस इनटू इट्स सेवरल पार्ट्स, जैसे इंट्रोडक्शन, चैप्टर्स, कंक्लूजन, अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी, ये सब उसमें इंडिकेट होगा। थर्ड है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जनरली जो है वो लिटरेचर का सर्वे ही है, उसको ही हम बताते हैं यहाँ पर रिसर्चर अपनी समस्या को, मतलब जो उसका टॉपिक है, थोड़ा सा डिस्कस करता है, उसमें क्या काम किया गया है डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा, मतलब हो चुका है जो, उसमें क्या मेरिट्स ड्रॉबैक्स हैं, और उसकी क्या अपनी हाइपोथेसिस बनी, वो ये सब बताएगा। जो इंट्रोडक्शन है वो एक चैप्टर की तरह हो सकता है, मतलब उसको हम चैप्टर का नाम दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि जो मेन बॉडी है थीसिस की, उसका यहाँ पर एक आइडिया हो जाए इसको पढ़ के। इतना ही लिखना होता है हमको इंट्रोडक्शन में। फोर्थ जो है वो है चैप्टर्स। चैप्टर में होता है मेन बॉडी ऑफ द थीसिस, वहाँ पर आर्गुमेंट्स होते हैं, एविडेंस होता है, सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है ना, और फुट नोट्स भी होते हैं। कोई नंबर ऑफ चैप्टर्स डिटरमाइन नहीं है कि आपको इतने लिखना है, लेकिन कम से कम 3-4 चैप्टर्स होने चाहिए। ये एक शॉर्ट लेंथ है, और एक डॉक्टोरल डिसर्टेशन 5-6 चैप्टर्स होनी चाहिए। फिफ्थ है कंक्लूजन। कंक्लूजन छोटा होता है, 10-12 पेज का, और इसमें चैप्टर के जितने भी आर्गुमेंट्स हैं, जो बातें उसमें लिखी गई हैं, उसको समराइज़ किया जाता है। हाइपोथेसिस को हो सकता है मॉडिफाई कर दें, क्योंकि हम कंक्लूजन में पहुंच गए ना, तो अब हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट होगा तो मॉडिफाई भी हो सकता है शायद, तो उसको बताएंगे। एविडेंस के अकॉर्डिंग का कंक्लूजन निकला उसको बताएंगे, और जो कंक्लूजन है उसमें ये कोशिश करनी चाहिए, ये हर संभव प्रयास करना चाहिए कि उसमें फुट नोट्स और कोटेशंस ना हो। सिक्स्थ है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में जो हम मेन बॉडी में थीसिस के पॉइंट्स डिस्कस नहीं कर सकते, उसको अपेंडिक्स में करते हैं। सेवंथ है फुट नोट्स। फुट नोट्स अनलेस स्पेशली इंस्ट्रक्टेड शुड बी इन द मेन बॉडी ऑफ द थीसिस. They should occur in the page where the quotation is cited
और द सोर्स इज रेफर टू। 8th है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी हमेशा थीसिस के एंड में होती है। इसमें बहुत सारे बुक्स की लिस्ट होती है, आर्टिकल्स, जर्नल्स की लिस्ट होती है जो रिसर्चर ने अपने रिसर्च के दौरान पढ़े होंगे, और इसमें चाहे उसने यूज़ किया हो चाहे ना यूज़ किया हो, सारे इसके अंदर आते हैं बिब्लियोग्राफी के अंदर। जब वो बिब्लियोग्राफी बना रहा होता है तो जो रिसर्चर का सब्जेक्ट का टॉपिक है उसके ऊपर अगर कोई रिसेंट बुक है तो उसको मेंशन करना नहीं भूलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसको तो करे ही करे, नहीं तो उसकी जो थीसिस है वो आउटडेटेड लगेगी, और ज़्यादातर केसेस में ये होती है आउटडेटेड। और कुछ चीज़ें होनी चाहिए थीसिस या डॉक्टरल डिसर्टेशन के साथ, जैसे टाइटल, नेम ऑफ द डिग्री की किसके लिए वो सबमिट की गई है, सुपरवाइजर का नाम, डेजिग्नेशन के साथ कैंडिडेट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, और उस साल का मतलब उल्लेख होना चाहिए जब वो सबमिट की गई है। द फर्स्ट पेज ऑफ द थीसिस और डिसर्टेशन शुड रिप्लिकेट the cover page and should be followed by a certificate from the supervisor that it is the own work of the candidate and is fit for submission in accordance with the provisions of the statutes of the university. All the pages of the thesis or dissertation must be numbered. नंबर होने चाहिए हर एक पेज में। अब थीसिस राइटिंग कैसी की जाए, तो ये प्रैक्टिस से हो सकता है। द आर्ट ऑफ थीसिस राइटिंग इज टू बी लर्न बाय प्रैक्टिस। जिन बच्चों को ये बताया गया है कि रिसर्च पेपर कैसे लिखना चाहिए, टर्म पेपर कैसे लिखना चाहिए, वो बच्चे ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में रहते हैं, लेकिन उनके लिए भी ये एक समय में जाकर कठिन हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है ना। रिसर्च पेपर जैसा तो होता नहीं है, छोटा सा, और इसमें आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की अच्छी कमांड होनी चाहिए। कमांड होने से मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही आनी चाहिए बिल्कुल इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन ऐसी कि वो ना ही ज़्यादा लो हो ना ज़्यादा हाई हो, मिडिल में होना चाहिए कि दूसरे लोगों को भी समझ में आ सके। इतनी हाई नहीं करनी कि आपकी बात दूसरों को ना समझ में। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट द रिसर्च स्टूडेंट शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द स्टाइल ऑफ एन आर्टिकल इन अ मैगजीन एंड दैट ऑफ अ रिसर्च पेपर और अ थीसिस। जो एक आर्टिकल होता है मैगजीन में, वो सोर्सेस नहीं बताता कोटेशन के, या वो प्रेजेंटेशन नहीं देता इतना, प्राइमरी सोर्सेस सेकेंडरी सोर्सेस के बारे में डिस्कस नहीं करता, और वो सब्जेक्टिव होता है। लेकिन थीसिस ऐसी नहीं होती, इसकी जस्ट अपोजिट होती है थीसिस तो। In order that his thesis or paper can be acceptable to scholars, the research student has to take note of the following. First, plagiarism. Second, style. Third, citation. Fourth, documentation. Plagiarism जो है 1995 में रैंडम हाउस कॉम्पैक्ट अनअब्रिज्ड डिक्शनरी में जैसा डिफाइन किया गया था, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन है कि प्लेगियरिज्म इज द यूज और क्लोज इमिटेशन ऑफ द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ अनदर ऑथर एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देम एज वंस ओन ओरिजिनल वर्क। इसका मतलब कि अगर आप किसी एकेडमिक वर्क में किसी दूसरे ऑथर का वर्क अपना बनाकर प्रेजेंट करते हो, पब्लिश करते हो, तो ये बहुत ही गंदा काम माना जाता है। कभी कभी आप जानबूझकर नहीं करते प्लेगियरिज्म, कभी कभी आपसे मिस्टेक भी हो जाता है, आपको नहीं मालूम चलता, या आप अप्रोप्रिएट साइटेशन नहीं दे पाते हो, तो इस तरह की गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो जो भी आप कोटेशन लाइन लिख रहे हो, तो आप जरूर ये श्योर कर लें कि आपको उसका सोर्स मालूम हो कि किसका है। अब देखिए, प्लेगियरिज्म और कॉपीराइट में अंतर होता है। कॉपीराइट में आप राइट का उल्लंघन करते हो। कॉपीराइट में आप यूज़ कर सकते हो उसका कंटेंट यदि उसका कंसेंट, अगर उसने आपको बोल दिया हो कि हाँ आप यूज़ कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, प्लेगियरिज्म इज कंसर्न विद द अनअर्न्ड इंक्रीमेंट टू द प्लेगियराइजिंग ऑथर्स रेपुटेशन दैट इज अचीव्ड थ्रू फॉल्स क्लेम्स ऑफ ऑथरशिप। प्लेगियरिज्म का मतलब ये है कि आपने दूसरे के आइडियाज़ ले लिए और उनको आपने एक्नॉलेज नहीं किया, मतलब कि आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये इसका विचार है। इससे तो हमारी पहले तो इंजेन्युइटी दिखेगी कि हम सच्चे नहीं है, ब्रिलियंस नहीं है, और नोबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। अगर हम ऐसा करते हैं, हम दूसरे के आइडियाज़ चुराते हैं फिर उनको अपना बताते हैं, और इससे हमारी ही कमजोरी दिखती है, हमारी ही कमी दिखती है लोगों के सामने। और सबसे बड़ी बात, ये हमको लेज़ी बताता है कि हम काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, और दूसरे ने जो मेहनत की है एक तो उसकी भी हम लोग इंसल्ट कर देते हैं। तो लेजीनेस और वीक लैंग्वेज को दर्शाता है ये। हम सीधे सीधे कॉपी कर लेते हैं दूसरे के पैराग्राफ क्रिटिकल बुक के, क्योंकि हम उसको पैराफ्रेज नहीं कर पाते या करना नहीं जानते, है ना, और उनको एक्नॉलेज भी नहीं देते हैं, अपने शब्दों में लिख नहीं पाते हैं कई कई कोटेशंस को, तो ये सब हमारी कमी को दर्शाता है। इन ऑल केसेस प्लेगियरिज्म मस्ट बी अवॉइडेड। द रिसर्च स्टूडेंट हु प्लेगियराइजेज इन हिज अटेम्प्ट टू डिसीव अदर्स डिसीव्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। दूसरा क्या है, स्टाइल। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जो इसका स्टाइल है थीसिस का लिखने का, वो औरों से अलग है, रिसर्च पेपर या टर्म पेपर से, तो बिल्कुल इसका स्टाइल अलग होगा, एनालिटिकल होता है, आर्गुमेंटेटिव होता है, तो इसका स्टाइल भी अलग होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, जो बच्चों को सीखना चाहिए, वो है कंजक्शंस और एडवर्ब्स। कंजक्शंस एंड एडवर्ब्स फंक्शन एज बोथ कनेक्टिव्स एंड मॉडिफायर्स। यदि वो नीचे लिखी हुए कंजक्शंस और एडवर्ब्स का अच्छे तरीके से यूज जानते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा, जैसे एंड, बट, देयरफॉर, सो, एज वेल एज, इन स्पाइट ऑफ, हाउएवर, नेवरदलेस, मोरओवर, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, हाउसोएवर, नॉनदलेस, ऑफ कोर्स। और सेकंड है लाइकली, पार्टली, लार्जली, मोस्टली, प्रिसाइजली, रॉन्गली, पॉसिबली, प्रोबेबली, ब्रिलियंटली, एप्टली, एटसेट्रा। आप आई जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको आप जितना हो सके उतना ना यूज़ करें, वी यूज़ करें। जब आप पर्सनल ओपिनियन या अथॉरिटी आपको अगर एक्सप्रेस करनी हो तो आप पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। जो एमिनेंट राइटर्स हैं उनको आप ऑनरिफिक से रेफर नहीं कर सकते, जैसे टी एस इलियट के आप साथ मिस्टर नहीं लगा सकते कि आप मिस्टर टी एस इलियट लिख दें, या प्रोफेसर क्लिंट ब्रूक्स लिख दें, या प्रोफेसर नॉर्थरॉप फ्राई लिख दें, आप ऐसा नहीं कर सकते। और ठीक उसी तरह आप मिस, मिसेस और बाकी जो वुमेन राइटर्स के साथ जो यूज़ होते हैं आप ये सब यूज़ नहीं कर सकते। ये एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है, इसलिए आप उसमें स्लैंग्स, कॉलिकल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते, इनको अवॉइड करें। कॉन्ट्रैक्शंस जैसे वॉन्ट, शुडंट, आईएल और हीज़ आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, ये परमिट नहीं है। अगर ये कोटेशन में है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नोवेल में है, प्ले में है, पोएम में है, तो आप कर सकते हैं। द सेंटेंसेस शुड बी बैलेंस्ड, शॉर्ट एंड प्रिसाइज इन एक्सप्रेशन। थर्ड है साइटेशन। हम लाइंस को कोट करते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज से, तो ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो पैसेज है
वो बिना किसी ऑल्टरेशन या एडिशन के कोट किया जाना चाहिए. इफ़ द पैसेज कोटेड इज नॉट मोर देन 4 टाइप लाइन्स, इट शुड बी incorporated in the text and be indicated by quotation marks. If the passage is of more than 4 lines, it should be an independent paragraph without quotation marks. In citation, we use slash, ellipsis, sig and italics for clarity. Slash क्या होता है? Slash जब हम किसी पोएम से लाइन कोट करते हैं और हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन उस पोएम की जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन है उसका बिगनिंग और एंड बताना चाहते हैं, तब हम स्लैश का यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अ स्लम्बर डिड माई स्प्लिट सील स्लैश आई हैड नो ह्यूमन फियर्स स्लैश सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील स्लैश द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिगनिंग एंड मतलब कहाँ से एक लाइन खत्म हो रही है और दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है, हमको साफ मालूम चल रहा है. सेकंड है एलिप्सिस. एलिप्सिस इसलिए यूज़ होता है ये साफ करने के लिए कि कुछ वर्ड्स जो है वो जो पैसेज हमने कोट किया है उसे हटा दिए गए हैं. यदि बीच में कहीं हमने किसी शब्द को ओमिट किया है तो हम 3 डॉट से उसको बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन एस्केप इन पोइट्री इज फर्दर एक्सप्लेन बाय हॉपकिंस हिमसेल्फ, इट इज़ द एसेंशियल ओनली लास्टिंग थिंग. 3 डॉट आगे की चीज़ हमने ओमिट कर दी. फिर स्पीसीज और इंडिविजुअलिटी डिस्टिंक्टिव ब्यूटी ऑफ स्टाइल. और यदि पैसेज बहुत लंबा है और एक सेंटेंस ही पूरा एंडिंग पार्ट का या बिगनिंग का ओमिट किया गया है तो उसको हम 4 डॉट से बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो अ हॉरिबल थिंग वाज हैज़ हैपेंड टू मी, आई हैव बिगन टू डाउट टेनिसन, आई कैन नॉट टेल यू हाउ अम्यूज्ड एंड आई मस्ट से प्लीज्ड, आई एम comforted by this coincidence I am. A little explanation first. You know I do not mistrust my judgment as soon as you do. I say it to the praise of your modesty. थर्ड है सिक. लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है सो. ने जो चीज़ कोट की है, जिस सोर्स से उसकी स्पेलिंग गलत की है या उसको गलत तरीके से यूज़ किया है या पूरा एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्टी है, तो हम ब्रैकेट्स में सिक लिख सकते हैं ये बताने के लिए कि यहाँ पर फॉल्ट है, वो सोर्स में ही है और कोटेड पैसेज में ही है ना. उसको हम सही करके लिख भी नहीं सकते, नहीं तो फिर वो तो गलत ही हो जाएगा. फोर्थ है इटैलिक्स. कभी कभी कुछ लाइंस, कुछ कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उन्हीं को दिखाने के लिए हम इटैलिसाइज कर देते हैं वर्ड को या अंडरलाइन कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हॉपकिंस डिवाइड्स पोइट्री इंटू 3 कैटेगरीज: इंस्पिरेशन, पार्निशन एंड कैस्टिलियन. सिंस द वर्ड परमैशियन इज इंपॉर्टेंट, ही राइट्स इट इन इटैलिक्स. सेकेंड काइंड आई कॉल परनैशियन. तो वो परनैशियन को इटैलिक्स में लिख देगा, जिससे हमको मालूम चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ है पैरेंथेसिस. In rhetoric, a parenthesis which comes in turn from words meaning alongside of and to place, and passage with which it doesn't necessarily have any grammatical connection, and from which it is usually marked off by round or square brackets, dashes or commas, according to the Oxford English Dictionary. कभी कभी जो पैसेज होता है जो हम कोट करते हैं वो साफ समझ में नहीं आता क्योंकि पर्सनल प्रोनाउंस उसमें यूज़ किए गए होते हैं. कभी कभी एलिप्सिस के कारण भी हमको नहीं समझ में आता है, तो इसलिए हमको अपने ही कुछ वर्ड्स उसमें जोड़ने पड़ते हैं ताकि वो पैसेज थोड़ा समझ में आ सके. तो जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने, उनको हम स्क्वायर में मतलब ब्रैकेट में रख देते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आई थिंक दैन द लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स मे बी डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स. तो यहाँ पे हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे हॉपकिंस कह रहे हैं, तो हमने ब्रैकेट में हॉपकिंस लिख दिया ताकि हमको भी और सामने वाले को समझ में आ सके. ही इन्वाइट्स इमिटेशन बिकॉज ही यूजेज अ लार्ज नंबर ऑफ हाईली इफेक्टिव पोएटिक एंड रिहॉर्टिकल डिवाइसेस, एनी वन और मोर ऑफ विच कैन बी इमिटेटेड. तो यहाँ पर भी हॉपकिंस के ही हैं, तो हम इसमें यही वर्ड यूज़ करेंगे. डॉक्यूमेंटेशन के 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 पहलू हैं, फुट नोट्स और बिब्लियोग्राफी. फुट नोट्स जो हैं वो जो टेक्स्ट की मेन बॉडी होती है उसमें ही होते हैं, और बिब्लियोग्राफी एक ऐसी लिस्ट होती है बुक्स की जो रिसर्चर कंसल्ट करता है अपनी रिसर्च के दौरान, और वो जितनी भी चीज़ें बिब्लियोग्राफी की लिस्ट में होती हैं वो यूज़ की गई हो या ना की गई हो वो सारी मेंशन होती हैं. ऐसा नहीं कि आपने जितनी भी बुक्स लिखी है उन सबसे आपने कुछ मटेरियल लिया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. इसलिए बिब्लियोग्राफी 3 प्रकार की होती है: जनरल बिब्लियोग्राफी, सेलेक्टेड बिब्लियोग्राफी एंड एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी. जो हम जनरल बिब्लियोग्राफी लिखते हैं तो वो एक ऐसी रिसर्च है जो रिकॉर्ड करने पर मतलब एम करती है, जिसका उद्देश्य केवल रिकॉर्ड करना होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सोर्सेज को. तो जो एक रिसर्चर है वो सारे तो नहीं रख सकता प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज, तो वो सेलेक्टिव होता है अपने रिसोर्सेज या अपने सोर्सेज को चूज़ करने में. और जो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी होती है वो बुक्स के एंड में होती है, जो बिगनर्स को सब्जेक्ट और ऑथर के बारे में बताती है. यहाँ पर जो ऑथर है वो कुछ बुक्स बताता है एंड कमेंट्स ऑन देयर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी के बारे में बताएगा और क्या रीडर के लिए यूज़फुल है इन बुक को पढ़ने से वो ये भी बताएगा. द सिस्टम्स ऑफ फुट नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी डिफर इन माइनर डिटेल्स. बहुत छोटी छोटी डिफरेंस हैं. जैसे फुट नोट्स में जनरल सिस्टम है वो क्या है? द जनरल सिस्टम फॉर फर्स्ट रेफरेंस इज टू राइट द ऑथर्स नेम इन नॉर्मल ऑर्डर फॉलोड बाय अ कॉमा, देन द टाइटल ऑफ द बुक अंडरलाइंड फॉलोड बाय अ कॉमा. आफ्टर द टाइटल ऑफ द बुक फॉलो प्लेसेस ऑफ पब्लिकेशन, कॉलन, नेम ऑफ द पब्लिशर, कॉमा एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ऑल विद इन ब्रैकेट्स, एंड आफ्टर द ब्रैकेट्स पेज नंबर्स. इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है: नॉर्थरॉप फ्राई, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, 4 एसेज, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस 1957. तो अब दूसरा कैसे करेंगे हम? इफ़ द सोर्स रिफर टू इज एन आर्टिकल इन एन एडिटेड बुक और अ जर्नल. यदि वो आर्टिकल और जर्नल है किसी बुक में तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो वो आर्टिकल जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है.
For subsequent references, it is enough to write the name of the author, the title of the book, and page number. If the reference is to the primary sources, the title of the book and page number will be enough. तो फुटनोट्स से अलग कैसे बिब्लियोग्राफी, जैसे कि जो ऑथर और एडिटर का नेम है वो सर नेम से स्टार्ट होता है, फिर फुल स्टॉप के बाद टाइटल आता है बुक का, फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कॉलन, फिर पब्लिशर का नाम, फिर कॉमा, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल में दिया गया है। यदि 2 और 3 ऑथर्स हैं तो पहले ऑथर का नाम सरनेम से ही बिगिन होगा और बाकी जो है उनका नॉर्मल ऑर्डर में चीज़ें जाएंगी। यदि 3 ऑथर्स हैं या 3 से ज़्यादा हैं तो हम पहले ऑथर का नाम लिख देते हैं और बाकियों के लिए ETAL फुल स्टॉप, इसको हम ऐसे करके लिख देंगे जैसे ये एक नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। आर्टिकल्स और जर्नल्स, इंसाइक्लोपीडिया के लिए हम सेम ही प्रोसीजर यूज़ करते हैं जैसे हमने फुट नोट्स में किया था, बस इतना डिफरेंस रहता है कि बिब्लियोग्राफी में सर नेम के साथ स्टार्ट होता है, चाहे वो कोई भी हो, एडिटर हो या ऑथर हो। जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हमको सबसे बड़ी बात जो है ये ध्यान में रखना चाहिए कि ना पेपर की क्वालिटी, ना इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग, ना जो कवर है वो मतलब हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा एवरेज है, थोड़ा मिडिल है, मिडिल से थोड़ा ऊपर है तो इतनी चिंता करने की बात नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका कंटेंट, क्योंकि कंटेंट होगा तो वो चीज़ें सारी एडजस्ट हो जाएंगी, लेकिन अगर कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा तो वो सब आपका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने रेफरेंस दिया अच्छे से कि नहीं, आपकी लैंग्वेज कैसी है थीसिस में, है ना। तो इट इज़ डिलिजेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स दैट कम फर्स्ट इन द राइटिंग ऑफ अ थीसिस।